हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ जो क्लास 6 की हमारी SCERT है उसमें जियोग्राफी की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम क्लास 7 चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे और जितने भी चैप्टर्स से बाकी हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो जो देखिए आपका 7वां चैप्टर है वो उसका नाम है मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र का अध्ययन हमें पढ़ना है, मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमें वो देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल है, उसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो मानचित्र होता है, मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी बातें होती हैं? पहला है संकेत का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ दिखाना होता है, मान लीजिए पेड़ दिखाना है तो पेड़ का संकेत दूसरा होता है। रोड दिखाना होता है तो रोड के लिए हम लोग दूसरा संकेत यूज करते हैं। उसी प्रकार से है दूसरा हमारा है मानक का उपयोग। अब जो मानक होता है वो क्या होता है? तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर ये हम लोग बोलते हैं। तो जो मानक होता है उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जो इसमें हम लोग मानक यूज़ करेंगे उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना भी हम लोग लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। अगला हमारा है दिशाओं का निर्धारण। तो देखिए जो मानचित्र होती है उसमें दिशाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए पहला हमारा हेडिंग है संकेत। तो जैसे मानचित्र जो होता है उसमें बहुत सारे संकेत होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मानचित्र में सभी चीज़ें जो होती हैं संकेत के रूप में दिखाई देती हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं? संकेत के रूप में दिखाई देती है। यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ है कि जब हम ज़मीन पर कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब ज़मीन की अधिक दूरी को दिखाना होता है तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो कागज़ पे दर्शाने के लिए हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज़ में यह मानचित्र नहीं समा सकता। हम ज़मीन पर की छोटी-छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं, इसलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाएं तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। परंतु अगर देश का मानचित्र बनाना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जो हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग कुछ भी अपना पैमाना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर बनाया है, तो कुछ भी हम लोग बना सकते हैं पैमाना। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है हर मानचित्र में एक मापक दिया होता है जिसे पता किया जा सकता है, छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मापक एक ले लेते हैं, हम लोग कुछ भी एक पैमाना ले लेते हैं और उसको मान लीजिए बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पैमाना हम लोग ले लेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग पैमाना को मानते हैं उसी प्रकार हम लोग मानचित्र में भी देखते हैं दूरी को। हमारा अगला है दिशाएं। दिशाएं क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पे दिया है नक्शे में उत्तर दिशा जो कि ऊपर की ओर होती है, उस ओर ही वर्ग कक्षा का उत्तरी दीवार दिखानी जानी चाहिए। देखिए जो उत्तर दिशा होती है इस प्रकार से होता है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए जो मानचित्र होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मानचित्र होते हैं हम लोग उसको देखेंगे। पहला हमारा है भौतिक मानचित्र। तो देखिए ये तीनों जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानचित्र से क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें क्या होता है, इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। तो जो भी भौतिक मानचित्र होते हैं, जो भी हम लोग मैप पढ़ते हैं, अगर उसमें हम लोग पर्वत, पठार, मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग भौतिक मानचित्र का यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें हम लोग गांव दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं, राज्य, देश, विश्व के विभिन्न देश तो तथा उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो ऐसा मानचित्र जिसमें हम लोग गांव को, देश को, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है। तीसरा हमारा है थीमेटिक मानचित्र। तो इसमें देखिए कोई ना कोई थीम होता है, जैसे मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु, हमारी जो थीम रहेगी अगर वो जलवायु है तो सिर्फ उसमें जलवायु ही दिखाई देगा। वनस्पति है तो दिखाई देगा कि मानचित्र में किस जगह की वनस्पति कौन सी होती है। जनसंख्या वाला मानचित्र हमारा है, वर्षा मानचित्र है और उद्योग मानचित्र है। तो इस प्रकार से हम लोग थीमेटिक मानचित्र को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ थीम दिए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन। अब देखिए जो मैप हमारा रहेगा वहाँ पे हम लोग रेलवे लाइन हर जगह तो लिखते नहीं फिरेंगे, तो वहाँ क्या है, कई जगह रेलवे लाइन रहती है। मान लीजिए इंडिया का जो मानचित्र है उसमें कई रेलवे लाइन है, तो हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं। वही हम लोग अगर तालाब दिखाना हो तो इस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। आगे है पक्की सड़कें, अगर हमें पक्की सड़क दिखानी है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। कुआं अगर दिखाना हो तो इस प्रकार दिखाएंगे। देखिए कच्ची सड़कें ये है, पक्की सड़कें ये है।
मंदिर दिखाना है तो इस प्रकार दिखाएंगे, मस्जिद दिखाना है तो ये दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ सैम्पल दिए गए हैं कि हम लोग जिससे बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। जैसे नदी दिखाना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से नदी को दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया मानचित्र। आगे देख लेते हैं रंग एवं चित्र। देखिए जो मानचित्र होता है उसमें रंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जलाशय अगर होगा कहीं भी मानचित्र में, अगर हमें कहीं जलाशय दिखाना है तो हम लोग उसको हमेशा नीले रंग से दिखाएंगे। पर्वत अगर हमें दिखाना है तो हमेशा भूरा रंग से दिखाएंगे। पठार दिखाना है तो पीला रंग से दिखाएंगे, और अगर मैदान दिखाना है तो हम लोग हरा रंग से दिखाएंगे। ये हम लोग कलर याद कर लेंगे। आगे देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग उसको करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनें। देखिए सही विकल्प चुनना है। पहला इसमें है जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी हमें जमीन के बड़े भाग को दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे मापक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर क जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग छोटे मापक का यूज करते हैं। दूसरा हमारा है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। तो देखिए जो मैदान होता है उसको हम लोग किस रंग से दिखाते हैं, उसको हम लोग हरे रंग से दिखाते हैं। ये हमारा हो गया। आगे हमारा है मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा किस तरफ होती है, तो देखिए क्या दाईं ओर होती है, फिर बाईं ओर होती है, ऊपर होती है, फिर नीचे होती है। तो देखिए जो दक्षिण दिशा होती है वो हमेशा नीचे होता है। घ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। जो मानचित्र निर्माण हम लोग करते हैं तो किसका हम लोग ध्यान रखना चाहिए, संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, उपरोक्त सभी का। तो हम लोग जब मानचित्र बनाते हैं तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस संकेत का यूज कर रहे हैं, कौन सी दिशा में किस वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, और कौन सा पैमाना हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया जाता है। देखिए जो मानचित्र होता है उसमें हम लोग जलीय भाग को नीले रंग से दिखाते हैं, तो यहाँ हम लोग नीला रंग भर देंगे। दूसरा हमारा है मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा डैश की तरफ होती है। तो जो उत्तर दिशा होती है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ऐसे एरो बना रहता है। और दक्षिण कैसे होता है, दक्षिण हमेशा ऐसे एरो बना रहता है। तीसरा हमारा है जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जनसंख्या जो मानचित्र होता है वो एक थीमेटिक मानचित्र है, क्योंकि जो थीम हमारा है वो क्या है, जनसंख्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो तीसरा है उसमें हम लोग भरेंगे ये थीमेटिक मानचित्र का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा जो अध्याय नंबर 8 है वो है हमारा राज्य बिहार। देखिए अब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि जो बिहार हमारा है वो कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। तो देखिए नेपाल से पढ़ने आती हैं, इसका मतलब जो पश्चिमी चंपारण है वो नेपाल से सटा हुआ है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच जो होती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश है उससे जो है बिहार आज हमारा सटा हुआ है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है वहाँ पर कर्मनाशा के निकट इसकी जांच की जाती है गाड़ियों की। तीसरा हमारा है कि बंगाल बंद के कारण अगला हमारा है बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जो बिहार हमारा है वो बंगाल से सटा हुआ है। चौथा हमारा है झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू की दादाजी आज पटना नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो बिहार है उससे झारखंड भी टच होता है। तो ये जो दिया गया है इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि नेपाल आपका है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, और आपका झारखंड है, ये आपका बिहार से सटा हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग बिहार के बारे में। तो देखिए जो बिहार की स्थिति है वो हमारे मैप में कुछ इस प्रकार से दिखती है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो जो बिहार है वो कहाँ स्थित है, तो पूर्व में, भारत के पूर्व में स्थित है, जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 445 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो हम लोग को पता करना है क्या है। तो देखिए बोल रहा है पूरब से पश्चिम, तो जो ये हमारा बिहार है अगर हम लोग उसको देखें, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो देखिए जो हमारा ये बिहार है उसमें जो पूरब से पश्चिम है वो क्या है, ये रहा हमारा पूरब से पश्चिम, और ये उत्तर से दक्षिण हो गया। तो जो पूरब से पश्चिम है वो हमारा कितना है, 483 है किलोमीटर, और जो हमारा उत्तर से जो दक्षिण है वो कितना है, 345 किलोमीटर चौड़ा है। आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए यहाँ पे दिया है बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, किस दिशा में नेपाल है, उत्तर दिशा में नेपाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल है,
दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो देखिए एक बार मैप में हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका जो क्या बोल रहा है, जो हमारा उत्तर में नेपाल है, तो देखिए नेपाल कहाँ है, मानचित्र में नेपाल हमारा कुछ यहाँ पे है, ये रहा हमारा नेपाल। और बोल रहा है जो दक्षिण है उस वहाँ पे झारखंड है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम हमारा यूपी सटा हुआ है और पूर्व में जो है वो बंगाल सटा हुआ है। तो हमें ये दिखाई दिया मैप में। आगे हम लोग देख लेते हैं, सड़कें और रेलवे लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। तो जितनी भी सड़कें और रेलवे लाइन है वो क्या करती हैं, पड़ोसी राज्य से जोड़ती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रशासनिक सीढ़ियाँ, कुछ हम लोग प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा बिहार का मैप। देखिए यहाँ पे दिया है, राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों, कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है और 38 जिलों में बांटा गया है। तो कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। जो पूरे जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 38 है। दिया गया है एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। देखिए जितने भी जो आपके जिले होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक जो प्रमंडल होता है उसमें कई जिले होते हैं। जब मतलब जो प्रमंडल है वो एक प्रमंडल अगर होगा तो उसमें कई जिलों को हम लोग रख सकते हैं। आगे है कि इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं, ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। तो कितने प्रखंड हो गए, 534 प्रखंड हो गए। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। तो जो देखिए जो प्रखंड होते हैं वो पंचायतों से मिलके बने होते हैं और एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं। इसका मतलब जो जिले होते हैं, जिले जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रमंडल बनेगा और जब पंचायत मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रखंड बनेगा। हमें ये याद रखना है। और कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें। देखिए यहाँ पे दिया है जलवायु, जो बिहार की जलवायु है वो कैसी है। तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। अब देखिए पूर्व बोल रहा है तो पूर्व में कौन सा स्टेट हमारा है, तो पूर्व में हमारा बंगाल पड़ जाएगा। और बोल रहा है पश्चिम में, तो पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। आगे है यहाँ की जलवायु मानसूनी है। जलवायु कैसी है, मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। देखिए जिस प्रकार से जो भारत हमारा है, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं लगभग वैसे ही कुछ मिलता जुलता आपका बिहार का भी भूगोल है, क्योंकि जो बिहार है वो भारत में ही है तो वैसे ही रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं गर्मी का जो मौसम होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ है, इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियाँ चलती है जिसे हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा हो जाती है। औसत जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। तो ये तो आपके गर्मी का था मौसम कि गर्मी में लू भी चल रही है और जो तापमान है वो 40 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं वर्षा का जो मौसम है वो कैसा है। तो आगे हमारा है, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है जिससे अक्टूबर तक बारिश होती रहती है। तो कब से कब है, तो देखिए जो वर्षा का जो मौसम है वो जून से लेकर अक्टूबर तक है। आगे देख लेते हैं बाढ़ का मूल स्रोत। देखिए जब वर्षा होती है तो जो बिहार होता है उसमें बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ है कि बाढ़ का जो मूल स्रोत है वो गंडक है, बागमती है, कमला है, बकैया है, करेह है, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल में है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी नदियां दी गई हैं उनका जो उद्गम है वो नेपाल में दिखा रहा है। और जो कोसी नदी है वो क्या करती है, बिहार का हम लोग शोक बोलते हैं, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ ये पैदा करती है बिहार में। तो हम लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ है बाढ़ द्वारा जो लाई गई जो बलुआही मिट्टी होती है उसमें परवल, ककड़ी और मिश्री कंद, जिसको हम लोग बोलते हैं अरहुआ, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उपजाते हैं। तो देखिए जो बलुआही मिट्टी हमारी होती है उसमें परवल, ककड़ी इत्यादि हम लोग उगाते हैं। और जो हमारा जो हमारा दोमट मिट्टी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मक्का और दलहन की चीज़ें पैदा करते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए यहाँ पे दिया है जो खरीफ की, यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। क्यों नहीं बोते, क्योंकि यहाँ बाढ़ आती है। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली हो जाती है तब इसमें हम लोग दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। तो देखिए खरीफ की फसलें यहाँ नहीं होती है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब बाढ़ आती है तो ये लोग जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, बोते ही नहीं हैं। वहीं जो रबी की फसलें होती हैं तो वो ये लोग पैदा करते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग जाड़े का मौसम कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे है कि जो जाड़े का मौसम होता है इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहरी में तापमान 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। तो जो जाड़े का मौसम है वो कितनी तापमान उसका है, 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। आगे हमारा है कृषि व्यवसाय। तो देखिए कृषि व्यवसाय कैसा है हम लोग उसको देखेंगे।
तो देखिए यहाँ है कि अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। अब देखिए प्रमुख कौन सी खेती है? धान की खेती है, हमें ये याद रखना है। धान से ही चावल प्राप्त होती है, यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं, लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। सबसे मेन पॉइंट तो यहीं पे है आपका, जो कृषि है वो पूछता है एग्जाम में कि इनमें से जो आपकी जो खेती होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो हम लोग याद रखेंगे, जो तंबाकू है, तंबाकू का जिला याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर, ये 3 जिले हैं जहाँ पे तंबाकू मिलता है। और आपका क्या है? छपरा है, सिवान है, गोपालगंज एवं चंपारण, इसमें गन्ना मिलता है। गन्ना भी हम लोग याद रखेंगे, छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण में। आगे है पूर्णिया और कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट मिलता है। तो हम लोग याद रखेंगे तंबाकू कहाँ मिलता है, जूट कहाँ मिलता है और गन्ना कहाँ मिलता है, ये हम लोग याद रखेंगे। आगे कुछ हम लोग वन की स्थिति देख लेते हैं। वन कैसा होता है यहाँ का? तो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। कितना वन है? 6.4 जो परसेंट है, सिर्फ उतना ही वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। देखिए आप पूछ सकता है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे हिमालय की तराई, मतलब बिहार में है। आगे है अररिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। आगे है जमुई एवं बांका जिलों के कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा सटे हुए कुछ हिस्सों में वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर की पहाड़ियों में भी वन मिलते हैं। तो देखिए राजगीर की पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो वो बिहार में है जहाँ पे वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्र में विरल वन है। देखिए जो वन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है विरल और एक होता है सघन। तो सघन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं, और विरल मतलब जहाँ कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो ये आपका दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तंबाकू के बारे में दिया गया है। जो तंबाकू है वो आपका कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ, क्योंकि ये एससीईआरटी के बुक में आपका दिया हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तंबाकू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि तंबाकू कहाँ पाई जाती है। उत्तर बिहार में समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली जिलों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा कहते हैं, सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। अब देखिए जो तंबाकू उपजाने वाला क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सरैसा बोल रहे हैं। ये जो दिया है एससीईआरटी में दिया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में दिया है। चीनी के बारे में दिया है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो गोपालगंज है या पश्चिमी चंपारण पहुँचना होता है। मतलब चीनी के लिए क्या क्या प्रसिद्ध है? आपका गोपालगंज प्रसिद्ध है और पश्चिमी चंपारण। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। तो जो चूने वाली मिट्टी की जो होती है, जिस मिट्टी में चूना का कुछ अंश होता है वो क्या होता है? गन्ने के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। और बोला गया है कि नेपाल से बह के ये आती है। तो जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी के बारे में देखते हैं। देखिए दिया गया है बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंघा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल बनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब कौन सा हमारा राष्ट्रीय पशु है? बाघ है। आज भी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। अब देखिए यहाँ एक फैक्ट मिलता है, ये है कि वाल्मीकि जो नगर अभयारण्य है वो कहाँ है? तो हम लोग बोलेंगे कहाँ है? वो पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ से एक फैक्ट मिला। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है के अतिरिक्त रोहतास जिले के कैमूर अभयारण्य। अब कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास जिले में है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, राजगीर कहाँ है? जो राजगीर अभयारण्य है वो नालंदा जिले में है। आगे है गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है वो कहाँ है? गया में है। और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध। अब भीम बांध कहाँ है? तो भीम बांध जो है वो खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में है। और इनके गर्म जल के स्रोतों सोते किसी का भी मन मोह लेते हैं। तो हमें क्या क्या पता चला है यहाँ पे? यहाँ पे हमें मिला है कि जो वाल्मीकि नगर का जो अभयारण्य है रोहतास जिले में है। सॉरी, ये जो वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है वो कहाँ है आपका? वो आपका है पश्चिमी चंपारण में। और रोहतास जिले में क्या है? कैमूर है। नालंदा में क्या है? राजगीर है।
और गौतम बुद्ध कहाँ है, गया में। तो हम लोग याद रखेंगे इसको। और खड़गपुर की पहाड़ियों के जो बीच में है वो भीम बांध उपस्थित है, यहाँ जो है गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। आगे है यहाँ पे, यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां मिलती है, इनमें गेहुअन जिसको हम लोग कोबरा बोलते हैं, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। तो देखिए जो कोबरा और करैत है वो हम लोग पता करते हैं कि देखिए ये क्या है, एक जहरीले सांप का प्रकार है। जो कोबरा और करैत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। भारत में सिर्फ 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें से कोबरा और करैत भी है। आगे है कि इसी प्रकार बेगूसराय जिले के काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे है काबर झील। अब काबर झील किस जिले में है, तो हम लोग बोलेंगे बेगूसराय जिले में है। यहाँ से भी फैक्ट मिलता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। तो यहाँ भी फैक्ट है कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो कहाँ है, पटना में है। हमें ये भी याद रखना है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। आगे है जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो भी आपको भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वाच टावर बनाने का निर्णय किया है ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। तो वाच टावर है वो कहाँ बनाने के लिए कहा गया है, ये आपके दानापुर के सैनिक छावनी के पास बनाने के लिए कहा गया है। आगे हमारा है जनसंख्या, देख लेते हैं जनसंख्या की जो कंडीशन है वो क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या है वो है 10,38,04,637। तो हम लोग सिर्फ 10,38,00,000 याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग इसे टिक कर सकेंगे। आगे है बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा बिहार है वो तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दूसरा है महाराष्ट्र के लोग और तीसरे स्थान पे हमारा बिहार है। यहाँ है अधिकतर लोग यहाँ गांव में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं, बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ से फैक्ट मिल रहा है जो बिहार की राजधानी है वो क्या है, पटना है। आगे है कि इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। जो बिहार जो है एरिया, वहाँ लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वही क्या कर रही है, वनों को काट के ये क्या करे, घर इत्यादि बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। जो ताल क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तराई क्षेत्र में है या फिर पूरब, पटना से पूरब में है, पटना से पश्चिम में है या फिर शाहाबाद में है। तो देखिए जो ताल क्षेत्र है जो कि रबी फसलों के लिए काफ़ी फेमस है वो पटना से पूरब में है। ऑप्शन जो नंबर जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा है सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है, तो वो कहाँ है आपकी राजगीर में है। ऑप्शन नंबर ख जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, सराया क्षेत्र में शामिल जिले हैं। तो जो सराया क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है उसको हमें देखना है। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है, उसमें वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो ग है, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, यही जो क्षेत्र होता है उसको मिला करके हम लोग बोलते हैं सराया क्षेत्र। और ये क्या है, तंबाकू की खेती के लिए काफ़ी फेमस होता है। आगे हमारा है गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना उत्पादक जिला कौन कौन सा है हमें ये देखना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है किशनगंज, अररिया और जोगबनी, दूसरा है पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, तीसरा है गया, नवादा और बिहार, चौथा है गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो ऑप्शन नंबर घ है, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी है, वो क्या है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है खाली जगह को भरिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार के डैश भाग पर वन का विस्तार है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिहार है उसके 6.4% भाग पर वन का विस्तार है, तो हम लोग इसमें भर देंगे 6.4%। दूसरा है बिहार में कुल डैश जिले हैं। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला हमारा है कि कांवर झील डैश जिले में है। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कांवर झील है वो बेगूसराय जिले में स्थित है। चौथा हमारा है भीम बांध अभयारण्य डैश पहाड़ियों में स्थित है। तो भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ये भी हम लोग भर देंगे। बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, तो देखिए अगला चैप्टर हमारा है बिहार दर्शन फर्स्ट के नाम से है। चैप्टर नंबर 9 हमारा है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, कुछ बिहार के बारे में दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पे है कि कुछ बच्चे हैं जो कि टूर पे घूमने गए हैं, तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि बच्चे पहले कहाँ पहुँचे हैं, बोध गया पहुँचे हैं। अब देखिए बोध गया में जो बोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर के बारे में दिया गया है। तो दिया गया है कि महाबोधि मंदिर देखा, इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है। तो ये जो मंदिर है आपकी महाबोधि, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो विश्व धरोहर है उसमें वो गिना जाता है। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद, मतलब ये जो मंदिर है इसमें किसकी प्रतिमा है, बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष को देखा। इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वो गौतम बुद्ध कहलाने लगे थे। तो जो ये जो आपका महाबोधि मंदिर है, आप लोग फिगर में देख रहे हो, इसके पीछे क्या है, बोधि वृक्ष है जो कि बच्चों ने देखा है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया गया है कि इस मंदिर के बगल में मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। तो कौन सा सरोवर है, मुचलिंद सरोवर है, इसको अभी हम लोग याद रख लेंगे थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं, ये है ध्यानरत महाबुद्ध की जो मूर्ति है वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि वहाँ से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुँचे। तो जो विष्णुपद जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो फल्गु नदी के किनारे है। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, मतलब पैरों के चिन्ह है। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपका विष्णुपद मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो उसको अहिल्याबाई ने बनवाया था। और किस रंग के पत्थरों से, काले रंग के पत्थरों से बनवाया था। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष अश्विन माह के महीने के कृष्ण पद में यहाँ पितृपक्ष पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मंदिर है वहाँ क्या होता है, पितृपक्ष का मेला लगता है फल्गु नदी के किनारे। देश के कोने कोने से आकर लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पिंडदान करते हैं। राजगीर के गर्म जलकुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बिहार है, वहाँ वो जो बिहार है कहाँ पे गर्म जलकुंड पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे राजगीर में पाया जाता है। ये फैक्ट याद करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे है शांति स्तूप जो कि राजगीर में है। यहाँ पे दिया गया है कि जो राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ियों में गंधक है। इन जो पहाड़ियाँ हैं उसमें कहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, गंधक प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ से गर्म जल का स्राव होता है। तो हमने पढ़ा है जो राजगीर है वहाँ पे क्या मिलते हैं, गर्म जल मिलते हैं। और वो गर्म जल क्यों मिलते हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच में गंधक है। आगे देख ले रहे हैं बच्चे जो हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, नालंदा पहुँच गए हैं। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ये क्या है आपका नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसमें है कि खंडहर के अवशेष रूप में है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। सोचिए ये अंतर्राष्ट्रीय था उस टाइम पे। आगे है, यह नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, जैसे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, वैसे यहाँ भी उस टाइम पे प्रवेश परीक्षा होती थी। देश विदेश से लगभग 10,000 छात्र जो थे वो यहाँ पे पढ़ने आते थे, यहाँ रह के अध्ययन करते थे। देखिए ये आवासीय था, मतलब यहाँ पे लोग रह के पढ़ते थे। बच्चों ने पुस्तकालय छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपियाँ थी, मतलब पांडुलिपि मतलब जो चीज़ें पत्ते पे संग्रहित हैं वो, और मूर्तियाँ देखी। यहाँ से सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने गए। आपसे पूछेगा जल मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो हम लोग बोलेंगे पावापुरी में स्थित है। तालाब के बीचों बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। अब ये भी पूछ सकता है जो जल मंदिर है वो किस भगवान से संबंधित है, गौतम बुद्ध से है या फिर महावीर से है, तो हम लोग याद रखेंगे कि वो महावीर स्वामी से है। देखिए क्या है ना, जो आपका बिहार है वो बौद्ध स्थलों के रूप में काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गलती से वहाँ महावीर टिक न करके हम लोग गौतम बुद्ध भी टिक कर सकते हैं। इसलिए हम लोग याद रखेंगे जल मंदिर है वो आपका गौतम बुद्ध संबंधित नहीं है, वो महावीर स्वामी से संबंधित है। ये रहा हमारा जल मंदिर जो कि बीचों बीच जल में बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि यही वह जगह है जहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नवादा जिला है जहाँ का ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ से एक फैक्ट और मिलता है, ककोलत जलप्रपात जो है वो किस जिले में है, तो हम लोग बोलेंगे नवादा जिले में है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें जितने भी बिहार से संबंधित फैक्ट है उसको हमें याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है,
सही विकल्प को चुनें। जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था। तो पहला तो ये है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, तो वो कहाँ है, आपका गया में स्थित है। किसने बनवाया था, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रानी अहिल्याबाई थी, काले पत्थरों से उसका निर्माण करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो क हमारा है वो सही हो जाएगा। और ये क्या है, फल्गु नदी के किनारे है। आगे हमारा है कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जो राजगीर है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो पहाड़ियाँ हैं उसमें गंधक मिलता है, इसलिए जो राजगीर है वो गर्म जल के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में जो ख हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे है ककोलत प्रसिद्ध है। ककोलत किसके लिए प्रसिद्ध है, ठंडे जल के लिए, गर्म जल के लिए, मंदिरों के लिए, फिर घाटों के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ककोलत है वो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो हमारा क है वो सही हो जाएगा। आगे है कि जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। तो देखिए जो जरासंध का जो अखाड़ा है वो कहाँ स्थित है, वो नालंदा में स्थित है। हम लोग इसको भी याद रख लेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है खाली जगह को भरिए। पहला क्वेश्चन इसमें है पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है। तो देखिए जो पितृपक्ष का जो मेला है वो कृष्ण पक्ष में लगता है। हम लोगों ने पढ़ा है फल्गु नदी के किनारे लगता है, और जो विष्णु पक्ष जो मंदिर है उसके पास में लगता है। दूसरा हमारा है महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर स्थित है। तो हम लोगों ने मुचलिंद सरोवर के बारे में पढ़ा था कि जो महाबोधि मंदिर है वहाँ उसके जो बगल में है वो मुचलिंद सरोवर स्थित है, जहाँ पे जो बच्चे थे वो मछलियों को दाना खिलाए थे। आगे ये है कि पावापुरी में डैश मंदिर है। तो देखिए जो पावापुरी है वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल मंदिर है। और जल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, महावीर स्वामी के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा है महावीर स्वामी ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महावीर ने कहा राजगीर, सॉरी जो आपकी पावापुरी है वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में। आगे हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो क्या था, ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें मिलान करना है, हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए पहला इसमें है कि मुचलिंद जो सरोवर है वो कहाँ है। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था आपका बोध गया में। तो जो मुचलिंद सरोवर है वो कहाँ है, बोध गया में है। आगे है रानी अहिल्याबाई जो है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने विष्णुपद मंदिर बनवाया हुआ था। तो ये हमारा ग से होगा। और आगे है जो शांति स्तूप है वो कहाँ है, तो वो आपका राजगीर पहाड़ी में मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे है ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो वो नवादा जिले में है। हम लोग इसको भी याद रखेंगे, तो इसका क हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसको हम लोग बोले हैं बिहार दर्शन पार्ट 2। तो इसमें हम लोग देख ले क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला फैक्ट दिया गया है सासाराम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है, और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोल्ड रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले जो सासाराम है जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, उसके किनारे क्या है, रोहतास का जिला मुख्यालय है, और दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन भी यहीं से गुजरती है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए आगे दिया गया है कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेर शाह का मकबरा है। तो जो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में है। आगे देख लेते हैं शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा जो था शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है। किस प्रकार से है, अष्टकोणीय है। हम लोग ये भी याद रखेंगे। जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की जो छत है वो गोल गुंबद रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है, और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह जो मकबरा हमारा है वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण में है, और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। तो देखिए जो शेरशाह सूरी थे उनका जो मकबरा है वो सासाराम में बनवाया गया है, और जो उनका मकबरा है वो क्या है, जल के बीचों बीच में है। वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक पुलिया है, और जो मकबरा जो है उसका छत जो है वो गुंबदनुमा है, और जो मकबरा है उसका जो आकृति है वो अष्टकोणीय है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। देखिए फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षण की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उसे शेर शाह पुकारा जाने लगा। तो जो शेर शाह थे उनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। उनको शेर शाह हम लोग क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्होंने
एक ही तलवार में एक ही वार में एक शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये आपका एक है गोल घर, पटना का गोल घर। तो पहला है कि जो गोल घर है वो कहाँ स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे पटना है, पटना में स्थित है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण कैप्टन जॉन गालस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था। तो देखिए जो आपका गोल घर है उसको जो है वो गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है, और जो इसका निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था, तो जो कैप्टन जॉन गालस्टीन थे उन्होंने करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि उनको अनाज का भंडारण करना था, ताकि जब भी दुर्भिक्ष या फिर अकाल आता है के समय इस अनाज को मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। जो अनाज था उससे क्या हो सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। इसकी जो दीवारें हैं वो 12 फीट मोटी थी और 96 फीट जो थी वो ऊंची थी। सोचिए इतनी ऊंची थी ये। आगे है कि इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई है। जब हम सब सीढ़ियों पर चढ़कर गोल घर के ऊपर पहुंचे, वहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो पटना का हमारा गोल घर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं चढ़ने के लिए, यहाँ से इधर से, और ये अनाज भंडारण के लिए था आपका। और आगे है आपका, ये देखिए पटना संग्रहालय है। ये जो फिगर है वो क्या है, पटना संग्रहालय का है। यहाँ गांधी सेतु दिखाई पड़ता है, और आगे है जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देते हैं। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। अब जो आपका गांधी मैदान है वहाँ पे एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल भी स्थित है, हम लोग ये भी याद रखेंगे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की उपयोगिता का पता कीजिए, ये तो आपका ऐसे ही दिया गया है। आगे है कि जो आपका गोल घर है, गोल घर के निकट ही पटना संग्रहालय स्थित है। यह भवन राजधानी शैली में राजस्थानी शैली में बना हुआ है। तो जो आपका गोल घर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो वो राजस्थानी शैली में बना गया है, ये हम लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है कि आपका संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोफ रखे गए हैं। जो संग्रहालय है उसके सामने ही तोफ रखे गए हैं। ये तोहफी जो है अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है, और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई है। मतलब पेड़ इतना पुराना है कि जो उसकी लकड़ियां हैं वो पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जो है जीवाश्म का उदाहरण है। आगे है संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन और मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियां, सिक्कों तथा बर्तनों को देखा गया। कौन कौन से काल के थे, भगवान बुद्ध के टाइम के थे, जैन के टाइम के थे और मौर्य काल के थे। आगे है सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई थी। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी नाम भी लिखी गई थी, और वो कितनी उनकी आयु हो चुकी है वो भी लिखी गई थी, और उनका क्या उपयोग है ये भी, जिसे पढ़ के उसके बारे में समझा जा सकता है। सब कुछ दिया गया था उसके बारे में। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे है कि वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ था। देखिए जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भी आपके बिहार से ही संबंधित थे। आगे देख लेते हैं, यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं की स्मृति को रूप में रखा गया था। जब राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने थे तो उनको जो जो उपहार मिले थे सभी उपहारों को वहाँ पे सुरक्षित ये लोग करके रखे हुए हैं उसको। वहाँ पत्थरों की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था, यक्षिणी लिखा हुआ मूर्ति था। वह मूर्ति जो थी दीदारगंज में मिली थी। कहाँ मिली थी, दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी थी। तो जो यक्षिणी की मूर्ति थी वो कहाँ पे थी, आपकी उसी म्यूजियम में रखी गई थी। आगे हमारा है तख्त हरमंदिर साहिब पटना सिटी। तो देखिए पहले आप एक फिगर देख लीजिए कितना अच्छा ये मंदिर है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान देखें। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वार कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से यह बना हुआ है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहाँ आपका सिख के लिए भी तीर्थ स्थल है। यहाँ भव्य मेला लगता है। यहाँ क्या लगता है, मेला भी लगता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, हम लोग ये भी याद रखेंगे। दूसरा है गोल घर कहाँ है, तो गोल घर आपका कहाँ है, वो आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ग है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, दीदारगंज कहाँ है।
तो देखिए जो आपका दीदारगंज है वो कहाँ है, पटना में है। यहाँ से क्या हुआ था, यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। ऑप्शन नंबर जो ग हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको मिलान करना है, मिलान करने वाला देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जो संबंध था वो था पटना साहिब से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ख है उससे मिल जाएगा। आगे हमारा है पटना संग्रहालय। तो देखिए जो पटना संग्रहालय है वहाँ पे क्या था, राजेंद्र कक्ष बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ग है उससे संबंधित रहेगा। अगला हमारा है गोलघर। तो जो गोलघर था उसका जो यूज था वो क्या था, अनाज का भंडारण करने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। आगे हमारा है रोहतास। तो देखिए जो रोहतास है वहाँ पे एक सासाराम है जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर क से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग किसी और बुक को कवर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।